यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 6, 12th बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुगति के आणविक आधार। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन होते हैं जो इनहेरिटेंस में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाती है। तो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करके और उनको कैरी करती है नेक्स्ट जनरेशन में, और नेक्स्ट जनरेशन में उन्हें ले जा करके एक्सपोज करती है, यानी उन्हें अभिव्यक्त करती है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में कौन एक्ट करता है? डीएनए। जनरली मोस्टली ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल किस रूप में मौजूद होता है? डीएनए के रूप में। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। डीएनए जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा आरएनए जिसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दोनों ही एसिडिक नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। डीएनए की यदि हम बात करते हैं तो फुल फॉर्म होगी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है वो जनरली मोस्टली ऑर्गेनिज्म में एज ए जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। किस रूप में? जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। व्हाट इज द मीन ऑफ जेनेटिक मटेरियल? इट स्टोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस एंड कैरी टू नेक्स्ट जनरेशन and expose it these informations in next generation। यानी कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होगी उन्हें अगली जनरेशन में कैरी करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा और आगे कैरी करेगा और अगली पीढ़ी में उन्हें अभिव्यक्त करेगा। कौन? जेनेटिक मटेरियल। और मोस्टली ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के रूप में कौन रोल प्ले करता है बच्चों? डीएनए। इसी तरीके से दूसरा जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है आरएनए के रूप में पाया जाता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए को यदि हम देखें तो आरएनए डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके के फंक्शन प्ले करता है। सम ऑर्गेनिज्म के अंदर जस्ट लाइक वायरस, प्लांट वायरसेज, उनके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। इसके अलावा जब जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करेगा तो एक्ट एज, इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम कर रहा है, इट मींस जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर रहा है। एक्ट एज ए मैसेंजर। इसके अलावा जब डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा उस दौरान भी आरएनए एज ए मैसेंजर काम करेगा, यानी कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं उनको आगे कैरी करने का काम करता है। तो एक्ट एज ए मैसेंजर कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। इसके अलावा ऑल्सो एक्ट एज अडेप्टर। आप लोगों ने देखा होगा जो प्रोटीन सिंथेसिस, आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस। जब डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में है तो आरएनए क्या क्या रोल प्ले करता है यदि सेल के अंदर प्रेजेंट होगा तो हम देखेंगे कि ये एक अडेप्टर की तरह काम करता है। अडेप्टर मींस ग्राहिकी। किसका अडेप्टर? किसके लिए अडेप्टर की भांति काम करता है? तो एमिनो एसिड्स के लिए ये अडेप्टर की तरह बिहेव करेगा। एमिनो एसिड्स को अपने साथ अटैच करेगा और फिर ट्रांसफर करेगा उनका, और प्रोटीन सिंथेसिस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? आरएनए। और एज ए कैटालिटिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स के रूप में भी काम करता है। आप लोग जानते हैं कि जो कैटेलाइजर्स होते हैं, जस्ट लाइक एंजाइम्स जो होते हैं बायो कैटेलिस्ट होते हैं, और आरएनए से बने हुए कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि राइबोजाइम। कुछ क्या मतलब एक ही सिंगल राइबोजाइम जो कि किससे बना हुआ होता है? आरएनए से, और बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैटेलाइज करता है। तो हमने यहां देखा स्टूडेंट्स कि डीएनए और आरएनए जो हैं उनके फंक्शन क्या है, बेसिकली ये है क्या? तो डीएनए जो और आरएनए होते हैं वो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड है, और ये किस रूप में अपना रोल प्ले करते हैं, क्या फंक्शन प्ले करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं डीएनए के बारे में। तो एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या क्या
फीचर्स होने चाहिए जो कि डीएनए के अंदर मौजूद हैं, वो हम यहां पढ़ेंगे। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आदि की स्टडी हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। यस स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम और डिटेल से डीएनए के बारे में जान लेते हैं कि डीएनए क्या है और किस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए वास्तविकता में होता क्या है। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि डीएनए क्या है, तो डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर। व्हाट इज द पॉलीमर? कई सारे जब मोनोमर्स एक दूसरे से लिंक होकर के एक लंबी चेन बना लेते हैं तो वो क्या कहलाती है? पॉलीमर। जस्ट लाइक एक माला का एग्जाम्पल यदि हम लें तो माला के अंदर जो खूब सारे मोती होते हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक होकर के और क्या बना लेते हैं? एक माला बना लेते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे मोनोमर्स के मिलने से एक चैन बनती है, पॉलीमर की चैन, और वो ही पॉलीमर होता है डीएनए। इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। तो डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इट्स मोनोमर्स न्यूक्लियोटाइड्स। इसके मोनोमर्स क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। अभी हम आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में जब स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे। तो लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ये किस तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। जब स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो हम ये समझेंगे कि यहां डीऑक्सीराइबो का क्या मीन है। यस बच्चों, तो डीएनए की जो चैन होती है, डीएनए की जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे उसमें देखेंगे कि डीएनए एक लंबी चैन पॉलीपेप्टाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन बनाता है। यस, लेंथ, यदि हम डीएनए की लेंथ देखें कि लेंथ की किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, तो किसी भी डीएनए के अंदर जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? दीज आर मोनोमर्स ऑफ डीएनए। What is the DNA? DNA is polynucleotide. DNA is polynucleotide. अब यदि हम देखें कि डीएनए किससे बना हुआ है तो आप कह सकते हैं ये काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में लिंक होकर के एक चैन बनाते हैं जिसे हम क्या कहेंगे? डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे? डीएनए। तो व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड और इसका फंक्शन क्या है? मोस्टली ऑर्गेनिज्म में ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। इट मींस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करता है, ट्रांसफर करता है और उन्हें एक्सपोज करता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो दो बातें हमें पता चली। किसी भी डीएनए की यदि हम लेंथ को डिफाइन करना चाहें तो लेंथ किसके आधार पर डिफाइन कर सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जितने अधिक न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो चैन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन उतनी ही लंबी होती चली जाएगी। तो किसके बेसिस पर हम लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पर। जैसे कि हम देखें कुछ एक एग्जांपल्स है हमारे सामने। बैक्टीरियोफेज साई इंटू 174, जिसके अंदर टोटल जो डीएनए की लेंथ होती है उसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा के अंदर 48502 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यहां एक वर्ड आया है बच्चों, बेस पेयर्स। व्हाट इज बेस पेयर्स? तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है बच्चों, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे इस तरीके से राइट हैंडेड कर्व्ड स्ट्रक्चर, इस तरीके से। तो इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स के जो पेयर होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड जब पेयर बना लेते हैं उस पेयर को हम बोल देते हैं बेस पेयर। यस, तो बेस पेयर मींस बी ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज जनरली नोन एज बेस पेयर। बेस पेयर कह देते हैं उसे, ठीक है। अब यदि हम देखें इकोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स वाला डीएनए मौजूद होता है। और ह्यूमन में हम यदि हैप्लॉइड कंटेंट डीएनए देखें तो उसके अंदर 3.3 10⁻9 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। यस स्टूडेंट्स, यदि हम आगे देखें डीएनए की स्ट्रक्चर, यदि हम स्ट्रक्चर के बारे में देखें, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन।
तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन द स्ट्रक्चर ऑफ polynucleotide chain, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की स्ट्रक्चर या डीएनए की स्ट्रक्चर को हम देखने जा रहे हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट इज डीएनए। डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इट मींस इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी होगी। जितनी न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होगी उसके आधार पर हम डिफाइन करते हैं किसकी लेंथ को, डीएनए की लेंथ को। जैसे एक माला के अंदर जितने मोती जुड़ते चले जाएं उतनी ही उसकी लंबाई बढ़ जाती है। इसी तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर जितने न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे उसकी लेंथ उतनी ही लंबी होती चली जाएगी। यस, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मोनोमर है किसका, डीएनए का या आरएनए का, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनका। तो पॉली मीन्स बहुत सारे, अनेक। तो हम देख रहे हैं कि डीएनए आरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, उसके बारे में। तो यदि हम एक मोनोमर को लेके चलें, सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? यस स्टूडेंट्स, यदि हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में देखें तो सबसे पहला जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसका मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड जो बनेगा न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक तो होगी पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर सबसे पहली चीज कौन सी होगी? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के अलावा एन नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस। तो पहली चीज यदि हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में देखें, भाई हमें पता कब चलेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है? पॉली मींस बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, तो हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की स्ट्रक्चर को जानने के लिए न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर को देखना होगा। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर 3 कंपोनेंट से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है, नाइट्रोजिनस बेस। और तीसरी जो चीज होती है वो होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप। यस, तीसरी जो चीज होती है, तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड, जो भी एक न्यूक्लियोटाइड की एक यूनिट होगी उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होंगे। सबसे पहली चीज होगी पेंटोज शुगर। यदि हम पेंटोज शुगर को देखें तो पेंटोज शुगर में 2 तरीके की, अगर हम डीएनए को देखें तो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और आरएनए की बात करें तो राइबोज शुगर होती है। तो जस्ट लाइक हम देखें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, तो इस तरीके से एक पेंटोज शुगर होती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर, जिसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां लगा हुआ है, एटम यहां लगा हुआ है। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाई है मैंने, ये एक पेंटोज शुगर है और इस पेंटोज शुगर का नाम है राइबोज शुगर। राइबोज। डीएनए के अंदर ये शुगर प्रेजेंट होती है। यदि हम डीएनए की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका फॉर्मेशन में कौन सी पेंटोज शुगर इन्वॉल्व होती है, भाग लेती है, पार्टिसिपेटिंग करती है? राइबोज शुगर। यदि हम इस राइबोज शुगर के अंदर से, और ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, ये 5 कार्बन वाली शुगर है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर कहते हैं। इसमें से यदि सेकंड पोजीशन में से एक ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो ये शुगर बन जाती है डीऑक्सी। डी मतलब निकालना, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, यदि हम फॉर्मूला देखें इसका तो C5, 5 कार्बन एटम है।